नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आगे पढ़ाई शुरू करने वाले हैं जो आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं क्या है यह। सबसे पहले हमें टॉपिक दिख रहा है नई दिल्ली, यानी अपने भारत की राजधानी। दिल्ली नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा अभी दिल्ली का प्रदूषण, जिसका AQI 500 से भी आगे बढ़ चुका है। तो हम आगे देखेंगे, एक बार देख लेते हैं नई दिल्ली की शुरुआत कैसे हुई, क्या है। तो यहाँ पर अभी अभी हाल ही में नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ हो गया है। नया संसद भवन से आगे हम देखेंगे कि नई दिल्ली भारत की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी NCT, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को क्या कहते हैं, NCT का एक हिस्सा है। और नई दिल्ली भारत सरकार की तीनों शाखाओं का केंद्र है। तीनों शाखाएं कौन सी हो गई? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि क्या हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति भवन। तो यह सभी देखते हुए आगे और देखेंगे कि दिल्ली की उपलब्धियां में कुछ उपलब्धियां ही गिनेंगे हम, बाकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। यहाँ पर LIC में कन्नॉट प्लेस है और प्रगति मैदान का निर्माण बहुत भव्य रूप से किया गया है। और यहाँ पर हमें दिल्ली का मैप भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। यह पूरा क्या है, नई दिल्ली का मैप है। और इसमें हमें दिल्ली की अभूतपूर्व इसकी सौंदर्य और इसका अच्छा मैप दिखाई दे रहा है। दिल्ली को इसके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से भी जाना जाता है। विदेशों में जाने के लिए हमें इसी का उपयोग करते हैं। अगली थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक बहुत बड़ी इकाई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद सहित पड़ोसी राज्यों के निकटवर्ती जिलों के साथ साथ एक संपूर्ण NCT शामिल है। क्या है? संपूर्ण NCT पूरी शामिल है। किसमें है वो? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, यानी कि नई दिल्ली में। और इसकी हिस्ट्री देखते हैं हम। नई दिल्ली की थोड़ी हिस्ट्री हम यहाँ पर देखेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, नई दिल्ली की आधारशिला जॉर्ज पंचम ने, किसने रखी? जॉर्ज पंचम ने 1911 में। कब रखी? 1911 में। और कहाँ पर रखी? दिल्ली दरबार के दौरान रखी। दिल्ली में जो दरबार हो रहा था, कब हो रहा था? 1911 में हो रहा था। उस दरबार में जॉर्ज पंचम ने नई दिल्ली की आधारशिला रखी, यानी इसका बेस रखा कि हमें एक दिल्ली नामक, यानी कि नई दिल्ली नामक एक हमें क्या बनाना है, एक शहर बनाना है, जिसकी आधारशिला किसने रखी? जॉर्ज पंचम ने। किसने रखी? जॉर्ज पंचम ने 1911 में, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट, किसने? ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस, नाम याद रखिएगा, एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर, और इनके सहयोगी कौन थे? हर्बर्ट बेकर। कौन थे? हर्बर्ट बेकर। इन्होंने दोनों ने मिलकर इसकी डिज़ाइन तैयार की। और नई राजधानी का उद्घाटन, नई दिल्ली को नई राजधानी बना दिया गया। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 13 फरवरी। कब हुआ? 13 फरवरी 1931। कब हुआ? 1931 को इसका उद्घाटन हुआ। और इसकी आधारशिला कब रखी गई? 1911 में। याद रखिएगा, कब रखी गई? 1911 में। और किसने रखी? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने इसकी आधारशिला रखी। और इसका आर्किटेक्ट कौन है? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसकी डिज़ाइन की। और इसकी 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। वायसराय और गवर्नर जनरल इरविन से किया गया। कौन थे? वायसराय और गवर्नर जनरल इरविन। अभी आप कुछ और आगे बढ़ते हैं, इसका अलग क्षेत्र देखते हैं। जैसे कि नई दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 4th के अंतर्गत आती है। इसमें आती है भूकंपीय क्षेत्र 4th। इसमें मतलब भूकंप के लिए इसे संवेदनशील बताया गया, यानी कि भूकंप के लिए संवेदनशील है। यहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं हो सकती है। फिर आगे हम देखेंगे नई दिल्ली की जलवायु। नई दिल्ली की जलवायु कैसी है? तो वो है शुष्क, शीतकालीन, आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? शुष्क, शीतकालीन, आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है इसकी, नई दिल्ली की। और जो गर्म अर्ध शुष्क जलवायु की सीमा पर है। कहाँ पर है? जो गर्म अर्ध शुष्क जलवायु की सीमा पर है, जिसमें तापमान और वर्षा के दोनों के संदर्भ में गर्मी और सर्दियों के बीच बहुत अंतर रहता है, एक बड़ा अंतर, उच्च अंतर रहता है। अब यहाँ पर हम तस्वीर देख पा रहे हैं। इस तस्वीर से हम देखेंगे यार,
यहाँ पर इतना कोहरा क्यों फैला हुआ है, क्या ये शीतकालीन कोहरा है या कुछ और? तो यह है कोहरा, और इसका कारण है यहाँ पर वायु प्रदूषण, दिल्ली में फैला हुआ प्रदूषण यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या बनकर पैदा हो रहा है अभी। और हम देखेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण का AQI अभी 500 से ऊपर हो चुका है। AQI आया है अभी, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इससे यहाँ पर इतना कोहरा फैला हुआ है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक टॉपिक लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व के 1650 शहरों, पूरे विश्व के 1650 शहर, यानी आप समझ पा रहे होंगे बहुत कम शहर हैं, उनमें से, और अगस्त 2022 में अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, किसने? अमेरिका में स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने 7000 विश्व शहरों के सर्वेक्षण में भारत की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता दुनिया के सभी शहरों, जो कि प्रमुख शहर हैं, उनकी तुलना में सबसे खराब बताई है। देखिए आप, सबसे खराब बताई है किसने? WHO और HII ने, यानी हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने सबसे खराब हालत दिल्ली की बताई है प्रदूषण की तुलना में। यहाँ पर हम इसका असर दिल्ली के आसपास के कई जिलों पर भी पड़ता है, और जो देखा जा रहा है अभी, दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली हवा 2.2 मिलियन या सभी बच्चों के 50%, देखिए बहुत बड़ा नंबर है ये, 50% बच्चों के फेफड़ों को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाता है। बहुत बड़ी संख्या है ये, 2.2 मिलियन या 50% बच्चों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं पॉल्यूशन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 25 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदूषण किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदूषण पर बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली नरक से भी और बदतर बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है भाई साहब, यहाँ पर दिल्ली नरक से भी बदतर बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो कि अरुण मिश्रा है, इन्होंने कहा कि विस्फोटक प्राप्त करना और सभी को मार देना बेहतर होगा दिल्ली में निवास करने से अच्छा। यानी इतना पोल्यूशन है यहाँ पर, इसका AQI इतना बढ़ चुका है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज और सर्वोच्च न्यायालय का इतना बयान आया हुआ है, देखिए। और कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान यमुना और गंगा नदी घाटियों के जल की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ, और क्योंकि कारण इसका हम सबको पता है कि लॉकडाउन में उद्योग सभी बंद रहे, जिससे इन नदियों का पानी बहुत शुद्ध हुआ और पोल्यूशन नहीं हुआ। लॉकडाउन के दौरान हवा की गुणवत्ता में भी बहुत सुधार हुआ। फिर अब देखेंगे हम इसका प्रभाव किस पर और कितना और क्या पड़ता है। तो बच्चों पर प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले हवा की खराब गुणवत्ता के कारण दिल्ली में 22 लाख, यानी अभी आपने देखा 2.2 मिलियन बच्चों के फेफड़ों को अपरिवर्तनीय क्षति हुई है, यानी। और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं, देख सकते हैं आप। शोध से पता चला है कि प्रदूषण बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कम कर सकता है, एंटीबॉडी प्रणाली सिस्टम को कम कर सकता है, और कैंसर, मिर्गी और मधुमेह, यहाँ तक कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे वयस्कों में होने वाली बीमारियाँ का खतरा भी बहुत बढ़ चुका है। और वयस्कों पर प्रभाव देखेंगे हम अभी यहाँ पर, खराब वायु गुणवत्ता, फेफड़ों की क्षमता में कमी, सिर दर्द, गले में खराश, खांसी, थकान, फेफड़ों में कैंसर का कारण बनता है। पॉल्यूशन बहुत नुकसानदायक है। आगे हम देखेंगे प्रमुख घटनाएं। अब दिल्ली में प्रमुख घटना क्या हुई पॉल्यूशन को लेकर, तो देखेंगे एक घटना है दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में श्रीलंकाई और भारतीय क्रिकेट टीमों के बीच एक टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंकाई खिलाड़ियों का सांस लेने में समस्या महसूस हुई। देखिए, श्रीलंका से खेलने यहाँ आए और उनको 2017 में टेस्ट मैच के दौरान बहुत समस्या महसूस हुई सांस लेने में, और उनको टॉयलेट और मैदान दोनों में उल्टी कर दी श्रीलंका के खिलाड़ियों ने। मैच रुकने तक उन्होंने फेस मास्क का प्रयोग किया, फेस पर मास्क पहनकर खेला उन्होंने। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष की राय में मैच कभी होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर, और ICC को पास के प्रदूषण की एक नीति होनी चाहिए। अब यहाँ पर खराब वायु गुणवत्ता के कारण क्या है देखेंगे। मोटर वाहन उत्सर्जन सबसे प्रमुख कारण, गाड़ियों के जैसे कार है और बहुत सारे वाहन है, व्हीकल, सभी यहाँ पर बहुत
हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। इनके प्रदूषण में बहुत बड़ा रोल रह रहा है, भूमिका निभा रहे हैं और खराब वायु के गुणवत्ता के कारणों में से एक है। अन्य कारण देखेंगे यहाँ पर लकड़ी जलाने वाली आग, गोबर के उपलों का दहन, कृषि भूमि पर आग, डीजल जनरेटर से निकलने वाला धुआं और निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल, कचरा जलाना, बहुत सारे कारण शामिल है जिससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे अभी, और अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर AQI कैलेंडर दे रखा है, जो देखिए जनवरी में बहुत थोड़ा नुकसानदायक ही था और फरवरी तक थोड़ा कम हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में ठीक ठाक था, सितंबर में भी अच्छा था और अक्टूबर आते आते ये बढ़ा, देखिए आप नवंबर तक तो पूरा लाल हो गया भाई साहब। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलने लग गया है अभी, और प्रदूषण दिखाता ग्राफ हम देख सकते हैं कितना प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है। अब इसे कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, क्या उपाय हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सभी हम देखेंगे। यहाँ पर यह पिक्चर दे रखी है, इसमें क्या कर रहे हैं, 19 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए WHO भवन के पास एंटी पोल्यूशन गन से स्प्रे कर रहे हैं। ये क्या है, एंटी पोल्यूशन गन। इसका 2023 में 19 अक्टूबर के दिन यहाँ पर स्प्रे किया गया। कहाँ किया गया, WHO भवन के पास में स्प्रे किया गया। कहाँ किया गया, WHO भवन के पास। अगला देखेंगे हम क्या क्या उपाय हो सकते हैं। निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, वाहनों के एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलते रहे और धूल पैदा करने वाली गतिविधियों को बंद करें। पराली जलाने से रोकना, वाहनों प्रदूषण, खुले में आग जलाना, धूल प्रदूषण को नियंत्रित करना, जैसे बहुत सारे कदम इसमें शामिल है जिससे हम प्रदूषण को रोक सकते हैं और प्रदूषण को रोकने के ये उपाय हैं। आगे देखेंगे हम यूनेप के अध्ययन, यानी कि यूनेप के अध्ययन से पाया गया कि MBBR क्या है, MBBR यहाँ पर दिल्ली की स्थिति के लिए सबसे उचित है। ये सबसे उचित क्या है, MBBR। यहाँ तक कि हो सके इसके नए प्रशोधन संयंत्रों को नियोजित किया जाना चाहिए। कहाँ, दिल्ली में। और किसके लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि MBBR नॉर्वे में आविष्कार की गई एक आधुनिक प्रणाली है। क्या है, आधुनिक प्रणाली, जो कि नॉर्वे में निर्देशित की गई है और आविष्कार हुआ है।